चलो अब इसको ध्यान से देखो, F बराबर R/2, इसको हम लोग 2 बार प्रूफ करेंगे, समझ गए ना? 2 बार हम इसको प्रूफ करेंगे, एक बार कॉनकेव मिरर में यानी कि अवतल दर्पण में, और एक बार उत्तल दर्पण में। तुम लोग को हम बताए होंगे, याद करो, बताए होंगे स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स, यानी एक अवतल और दूसरा उत्तल होता है। तो एक बार हम लोग कॉनकेव मिरर में सिद्ध कर देंगे और दूसरा कॉन्वेक्स। याद रखना, दोनों का नियम सेम होगा, दोनों का प्रूफ सेम होगा, उसके बावजूद भी थोड़ा सा देखने में ऐसा लगेगा कि जिसको नहीं मालूम है उसको लगेगा कि फिगर सर बदला हुआ, लेकिन फिगर बदला हुआ नहीं रहता है, नियम सेम रहता है। जब हम तुमको ये सिद्ध करेंगे तो जब लगेगा कि फिगर बदला हुआ है तो तुम लोग को हम एक रियली घटना सुना देंगे जिसमें तुमको पता चल जाएगा कि नियम सेम रहता है और उसी नियम से फिगर ऑटोमेटिक क्या होता है, बदल जाता है। इतना हम लोग समझ गए। तो हम लोग ध्यान से देखें, और जिस स्टूडेंट को जहां नहीं समझ में आएगा, एक बार नहीं तुम 4 बार पूछोगे, हम 4 बार बता देंगे, लेकिन बोर्ड से एक बार क्लीन हो जाने के बाद फिर दोबारा पूछोगे तो फिर हम नहीं बताएंगे, क्योंकि क्लास 10th है, इसमें कोर्स कंप्लीट करना हमारे लिए बहुत ही भयावह हो जाता है। और सब जगह तो 6 महीना में खत्म हो जाता है, हमारे जगह जाते जाते वो भी क्या, जिस दिन छुट्टी उट्टी रहता है ना, उस समय में हमको 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा को बैच को रनिंग करना पड़ता है। जिसका भाई बहन इस साल नहीं, इससे पिछले साल हमसे पढ़ा होगा तो उससे पूछोगे कि दीपावली है, छठ है, उसके बाद दुर्गा पूजा है, उस समय हम बोला कर 3-3 घंटा, 4-4 घंटा से हम तो हमको खत्म होता है। अब दूसरा टीचर को तो हम यहीं से प्रणाम करते हैं, जो मतलब कि हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत धीरे चलते हैं, हम बहुत धीरे चलते हैं, इसीलिए हमसे नहीं हो पाता, हम बहुत धीरे चलते हैं। अब जितना हम लोग अभी तक रूल पढ़े हैं उसी के हिसाब से फिगर बना रहा है, ठीक है? जितना हम लोग रूल पढ़े हैं उसके हिसाब से हम लोग फिगर बना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर, ये तो हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ये तो हमको मालूम है कि कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया इसको बोलते हैं, परावर्तक सतह, समझ गए ना? रिफ्लेक्टिव सरफेस एरिया अंदर की ओर धंसा हो, ये ना, इसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। इसका एक नाम कुछ भी दे दो, mm। और तुम लोग को हम ये बोले थे कि जनरली अधिकांश अच्छा बुक सब में, स्टैंडर्ड जो बुक होगा उस समय देखोगे कि दर्पण का नाम एम ही लिखता है, वैसे तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम बताए थे 3 नाम इसका फिक्स्ड होगा। कौन को? PFC, बाद बाकी बदल सकते हो, लेकिन बहुत सारा बुक समय देखोगे दर्पण का नाम एम ही लिखता है, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। उसके बाद याद करो, बीच में एक प्राइमरी एक्सिस होता था, प्रधान अक्ष प्राइमरी एक्सिस होता था, उसमें याद करो यहाँ क्या लिखते थे हम? P लिखते थे। अब वो स्टूडेंट समझ रहा होगा जो घर पर देखता होगा, जो यहाँ पर ध्यान से देखता होगा। हम कई दिन बताएं, 1 घंटा तुम हमारे यहाँ पर आकर के घाव का 30 मार खान नहीं बन जाओ। हाँ, ये भी बात है। 1 घंटा, 23 घंटा तुम घर पर नहीं पढ़े तो 1 घंटा हमारे यहाँ आकर के सुपर ब्रिलियंट नहीं बन जाओगे। घर पर रिवाइज करोगे तो यहाँ समझ में आएगा। ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा F है, और ये हमारा इसका हाफ C है, ठीक है? ये राउंड ऐसे था, कितना बड़ा दर्पण। तब हम तुम लोग को बताए थे इसके परिभाषा में हम बताए थे कि प्रकाश का किरण इसके लिए पैरेलल चलना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए, इस तरह का,
और यदि पैरेलल चलेगा, ठीक है, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरह ऐसे आएगा। ये हम लोग पढ़े थे, तो ये तो नया चीज है नहीं, ठीक है, ये पढ़े थे। चलो अब क्या पढ़े हैं सर, अब क्या पढ़े हैं सर? तो ये प्रधान अक्षर और दूसरा एक चीज और पढ़े थे, सेकेंडरी एक्सिस, द्वितीय अक्ष। द्वितीय अक्ष किसको कहते थे गिरना? द्वितीय अक्ष किसको कहते थे? द्वितीय अक्ष सर दर्पण से परावर्तन के बाद जो सर द्वितीय अक्ष किसको कहते हैं? सर ध्रुव को छोड़कर अन्य किसी बिंदु से चली रेखा को द्वितीय अक्ष। ये भी क्लियर। ध्रुव को छोड़कर अन्य बिंदु जगह वल्का के गुजरने देखो बैठो, पी को छोड़ दिए, पी को छोड़ दी, दर्पण का कोई अन्य पॉइंट यहाँ आप कहोगे सर यही क्यों लेंगे, तो इसी से प्रूव होगा। ये पॉइंट लेंगे जहां से रिफ्लेक्ट हुआ। दर्पण में बहुत सारा पॉइंट है, दर्पण में बहुत सारा पॉइंट है, तो दर्पण के पी को छोड़कर अन्य बिंदु तथा सी से होकर गुजरने वाली रेखा, ये हमारा सेकेंडरी एक्सिस है। तो फिगर में याद रखना दोनों एक्सिस का जरूरत पड़ता है, दोनों एक्सिस का, दो एक्सिस मस्ट है, प्राइमरी एक्सिस और सेकेंडरी एक्सिस। जब भी पूजा होगा ना तो दो आदमी का जरूरत पड़ेगा, पंडित जी और उसका जो पूजा जो करेगा, हाँ, जिसको हम लोग जजमान बोलते हैं, सो तो दो आदमी का जरूरत पड़ता है। उसी तरह यहाँ पर प्राइमरी एक्सिस, सेकेंडरी एक्सिस, ये सेकेंडरी एक्सिस है। दर्पण के पी को छोड़कर कोई अन्य पॉइंट को सी से गुजर जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इतना हम लोग समझ गए, इतना समझ। इसका नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पर हम बी लिख देते हैं, सी नहीं लिख सकते हैं, डी लिख देते हैं, ठीक है। और हमको नहीं लगता है अब हमको किसी का नाम लिखने का जरूरत अभी पड़ेगा, ठीक, इतना समझ। अब इसको बनाने के लिए हमको कुछ रूल का जरूरत पड़ेगा, जो रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं। ये रूल तो तुम लोग को बताए थे कि ये जो दर्पण जो बनता है, दर्पण जो बनता है, मिरर जो बनता है, वो तो गोला से बनता है, गोला से बनता है, और गोला का ये हमारा सेंटर हो गया, पढ़ाए थे ना, ये हमारा सेंटर हो गया। यदि सेंटर हो गया तो दर्पण बनाने के लिए हमको आधा ही चाहिए, आधा को हटा दिए, आधा को क्या किए? अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हमारा रेडियस हो गया। ध्यान से देखो, ये पी है, ये रेडियस हो गया। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, केंद्र से परिधि तक, ये सब मालूम है ना तुम लोग को? केंद्र से परिधि तक ये हमारा रेडियस हो जाता है मैथ में, और फिजिक्स में बड़ा आर हो जाता है, पढ़े थे ना हम लोग। तो ये हमारा रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। और कल हम तुम लोग बताए थे इसके ठीक बीच में एफ रहता है, इसके बीच ऊपर लिख देते हैं, इसके बीच में क्या रहता है? तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? स्मॉल एफ। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? स्मॉल। तो पहला रूल इसका जरूरत पड़ेगा, यहां पर हम दिखाएंगे, इसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा किसका जरूरत पड़ेगा? इसका लास्ट में जरूरत पड़ेगा, ठीक है, अंतिम में। स्टार्टिंग में किसका जरूरत पड़ेगा? ये दो लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। ये 9th में पढ़ना था, जो हम लोग ठीक से पढ़े नहीं, ठीक है। यदि ठीक से पढ़े रहते तो ये सब को हमको उतना समझाने का जरूरत नहीं पड़ता। पिछले साल जो है हम इतना नहीं समझाते थे, इस साल तो हमको जानना, ये तो जानते हैं कि 9th का विद्यार्थी खत्म है, 9th में पढ़ा नहीं, ठीक है, जिसके कारण हमको इतना समझाना पड़ रहा है। तो ये पैरेलल हो गया, और ये इंटरसेक्ट लाइन है, यानी प्रतिच्छेदक रेखा, ये इसको काटती है। तो इसमें तुम लोग को बताए, ध्यान से देखो, ये जो लाइन काटती है, इस लाइन के उस साइड ये कोण
और इस लाइन के इस साइड ये कोण आपस में बराबर होता है अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, या अल्टरनेटिव एंगल को, ठीक है, एकांतर कोण, नाम सुने होंगे एकांतर कोण। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। तुम लोग गौर से देखो, एगो उस साइड है, एगो इस साइड है, ऊपर नीचे है, आपस में बराबर होता है। यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन, इसका यूज होगा। इतना हम लोग समझ गए। इसका यूज होने के बाद तीसरा क्या है, परावर्तन का नियम पढ़े हो? परावर्तन का नियम, तो परावर्तन का नियम तो हम लोग ये पढ़े कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो पढ़े हुए हैं ना, ये एंगल और वो एंगल आपस में ये पढ़े हुए हैं, ये पढ़ के आ गए, ये भी पढ़ लिए, ये 9th में पढ़ना था, ठीक है। और एक लास्ट चीज जानो कि यदि कोई त्रिभुज में 3 रेखा होता है, 3 साइड, देखो एक साइड AB है, दूसरा साइड BC है और तीसरा साइड AC है, 3 साइड है ना। इसमें यदि कोई 2 साइड यदि बराबर हो, कोई भी 2 साइड बराबर हो, जैसे मान लो कि ये साइड और ये साइड बराबर है, मान लो कोई 2 साइड बराबर हो, तो उसका नियम क्या है, उस साइड के ठीक सामने वाला जो कोण होगा ये ऑटोमेटिक बराबर होता है। जैसे देखो इस साइड के सामने का ये कोण देख रहे हो, और इस साइड के सामने का ये कोण ये बराबर होगा। यानी 2 साइड, कोई भी 2 साइड, यदि ये दोनों साइड बराबर होता है, ये दोनों, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, 2 साइड बराबर होगा तो उसके सामने का कोण बराबर होगा। परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अल्टरनेटिव एंगल से क्या होगा, ये ऐसे बराबर होगा, और ये तो हम लोग परिभाषा। इस रूल को समझने में किसी को दिक्कत है तो बोलो, डायरेक्ट हम फिर इस रूल का यूज हम इसमें कर देंगे। किसी को ये हम कुछ दिन पहले पढ़ाए, ठीक है, ये कुछ दिन पहले कल ही खत्म हुआ है, कल पढ़ा दिए। ये हम तुम लोग को 2-3 रोज 4-5 रोज पहले पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट में पढ़ा दिए। ये 9th का चीज है, ये भी 9th का चीज है, ये दोनों 9th का चीज है। इसीलिए कहा जाता है 9th को बेसिक मजबूत रहने से 10th में जरूरत पड़ता है सब, तो 9th में हम लोग ठीक से पढ़े नहीं, इसीलिए। तो इसका प्रूफ हम लोग 3 चरण में करेंगे। कोई भी प्रूफ फिजिक्स में याद रखना, फिजिक्स में कोई भी प्रूफ होगा इसका 3 चरण में प्रूफ होगा। पहला फिगर जो तुम्हारे सामने है, दूसरा इसका डिटेलिंग जो तुम लोग को खुद करना है, ठीक है, और तीसरा प्रूफ जो हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रूफ। इससे हो सकता है ठीक से दिखाई नहीं दे, एकदम ठंडा दिमाग से देखो। मुश्किल से एक बार यदि सीख गए ना तो घड़ी देखकर तुम लोग 3 मिनट में इसको प्रूव कर दो, 3 मिनट में। लेकिन अभी हम बताएं ना कि हमको तो बहुत समय लग जाता है, हम तुम लोग जैसा तेज रहते तो चलेगा रहते, अमेरिका वहीं पर पढ़ाते रहते, ये बात तो है, समझ गए। तो ध्यान से देखो, ध्यान से इसको जरा देखो तो गौर से एक बार फिर से। पहला इस रूल को देखो, ये आने वाला किरण है, देखो गौर से, ये आने वाला है और ये जाने वाला, और ये तो अविलंब है। आने वाला पॉइंट पर और पॉइंट से जाने वाला, पॉइंट पर आने वाला, पॉइंट से बीच में नॉर्मल अविलंब,
इस फिगर को हम यदि देखते हैं तो इस पॉइंट का यदि बात करते हैं तो देखते हैं ये पॉइंट पर आने वाला और इस पॉइंट से जाने वाला, ये तो नॉर्मल हो गया, यानी उससे मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, आने वाला और ये जाने वाला और ये नॉर्मल। तो ये नियम हमको कह रहा था कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा या नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात परावर्तन के नियम से। समझ गए ना, परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या बोला? इसमें आपतन कोण कौन होगा? इसमें आपतन कोण ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, आपतित किरण के साथ जो अटैच है, परावर्तित किरण के साथ जो अटैच है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के, इसमें ये आपतन कोण और ये आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। यहाँ पर ऐसा करो, अपने से कुछ नाम दे दो ताकि हल्का हो जाए, कोण उतना बड़ा लिखते रहेगा, अपने से कुछ नाम दे दो। ऐसा करते हैं, इस कोण का नाम हम छोटा ए मान लेते हैं, ये छोटा ए हो गया। इस कोण का नाम छोटा बी मान लेते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण का, अर्थात एंगल ए बराबर होगा एंगल बी का। इक्वेशन फर्स्ट, ये पहले समझे कि नहीं समझे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, कुछ भी मान लो, ये कोण जितना होगा उतना ही, इसको हम ए माने और इसको बी माने, ये दोनों आपस में क्या होगा? इतना समझ गए? चलो, तो ये रूल का यूज हो गया, इस रूल का यूज हो गया, इस रूल का यूज हो गया। अब इस रूल को देखो, इस रूल को यूज करो, इस रूल। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको यहां से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में ड्रॉ कर देंगे। तुम लोग थोड़ी देर के लिए गौर से देखो, तो यदि हम इस किरण को और बढ़ा दिया आगे, मान लो, और इस लाइन को भी और बढ़ा दे, इस लाइन को भी थोड़ा और बढ़ा दे, मान ले मन में बढ़ा दे, तो ये फिगर कुछ इससे मैच करने लगेगा। तुम देखो ना, मैच करेगा। देखो ये पैरेलल है, थोड़ा इसको भी बढ़ा दो, इसको भी बढ़ा दो, ये पैरेलल हुआ, पैरेलल हुआ, ये लाइन ऐसे काट रहा है। तो देखो क्या बोले थे इसमें, इस लाइन के इधर ऊपर और इस लाइन के इधर नीचे। तुम देखो, और प्रैक्टिस करना घर पर 2-4 बार। ये और ये यदि पैरेलल लाइन है और ये यदि काट रही है, तो इस लाइन के ऊपर ये और इस लाइन के नीचे ये बराबर होगा कि नहीं होगा? तो कौन कौन पैरेलल लाइन है पहले उसको लिखो। तो हम BD ऐसे लिखेंगे, BD पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना? BD पैरेलल है किसका? AP का। कहाँ AP? ये डाल सकते हैं, ये तो अपने में से डाल सकते हैं, लेकिन अरे CP लिख दो। अरे CP का मतलब ये लाइन हो गया, CP का मतलब ये पूरा लाइन हो गया। ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, और ये इसको काटती है, काटती है ना। तो इस लाइन के उस साइड ऊपर, इस लाइन के इस साइड नीचे, ये दोनों आपस में क्या होगा? तो हमको ये बताओ, इस लाइन के ऊपर ये कोण और इस लाइन के इधर ये कोण आपस में बराबर होगा? यदि हम इसको अपने मन से यहाँ C है तो C नहीं D लिख देते, कुछ और लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये काल्पनिक नाम बाद में हट जाएगा, कुछ भी लिख दो अभी। तो ये बताओ, ये और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
एंगल ए बराबर एंगल इक्वेशन सेकेंड। समझे या नहीं समझे? इतना समझ गया? इतना तक में किसी को दिक्कत समझने में नहीं? तो ये जैसे था वैसे फिगर आप कर दो। ये ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर याद करो क्या लिखे थे, वो तो हम समझने के लिए हम थोड़ा देर के लिए मिटा दिए थे इतना। अब नियम क्या कहता है सुनो, इस दो समीकरण को गौर से देखो। नियम ये कहता है कि दो समीकरण का यदि लेफ्ट साइड यदि बराबर आता है तो राइट साइड अपने आप बराबर हो जाता है। ये 9th में हम कई बार चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे। और यदि दोनों तरफ यदि बी रहता, मान लो राइट साइड यदि बराबर होता तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाता, जैसे ऐसे रहता एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी बराबर एंगल बी, ऐसे यदि रहता मान लो तो इस साइड बराबर है ना, तो यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाता। अर्थात ऐसे समझो ना, यदि राइट साइड बराबर है, राइट साइड उधर का यदि बराबर है तो इधर का अपने आप बराबर हो जाएगा। और यदि इधर का यदि बराबर है, यानी कोई एक साइड यदि बराबर है ना तो दूसरे साइड क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोनों समीकरण से, ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों का LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल, ये कैसे हो गया बराबर, इसको याद रखना। इस तरह का बहुत सारा तुमको 10वां मिलेगा, 9th में था लेकिन 9th को छोड़ो, 10वां बहुत सारा मिलेगा। यदि इधर का यदि बराबर है उधर का बराबर हो जाएगा अपने आप, और उधर का बराबर है इधर का बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? इतना समझ। इसको इक्वेशन नेक्स्ट मान लो, मान लिया, चलो इसका यूज कर लिए, इसका कर लिए नहीं किया। ये क्या बोला, एक बार फिर से बताओ, ये क्या बोला, त्रिभुज होना चाहिए और त्रिभुज में 3 रेखा होता है और 3 रेखा में 2 रेखा यदि बराबर होता है तो उसके सामने का कोण क्या हो जाएगा। चल ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए याद रखना 3 सीधा लाइन होता है। इस त्रिभुज को देखो, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है ना, तो त्रिभुज ऐसे नहीं बनता, त्रिभुज ऐसे होना चाहिए। तो त्रिभुज एक तो यही बन रहा है, ये भी त्रिभुज नहीं है, कहीं त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पर तुम लोग गौर से देखो तो इस त्रिभुज में क्या बोल रहा है कि B और D कोण बराबर है आपस में, यानी कि ये कोण और ये कोण क्या है, तो यदि कोण बराबर हो तो उसके सामने का क्या हो जाएगा, रेखा बराबर हो जाएगा। और ये रेखा यदि बराबर हो तो उसके सामने का, यानी उल्टा सीधा रूल चलेगा। कोण बराबर है तो सामने का, और रेखा बराबर है तो उसके सामने का। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में यहाँ पर बोल रहा है B और D एंगल आपस में क्या है, यानी ये और ये यदि बराबर है तो एंगल B के सामने का देखो, तो B के सामने का कौन सा रेखा, CF। तो B के सामने का हम लिख देते हैं CF बराबर, और D के सामने का कौन सा, DF, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको थर्ड हटा दो, इसको थर्ड का जरूरत नहीं, इसको थर्ड मान। अरे ये दोनों समीकरण से ये बराबर था तो ये बराबर कर दिए, B के सामने का ये रेखा, D के सामने का ये रेखा बराबर कर दिए। मान भी सकते हो, ज्यादा समीकरण मानने से कोई फायदा नहीं, जिसका यूज होगा उतना ही को हम लोग मानेंगे। कितना हम लोग समझ गए, कितना समझ गए। इसका भी यूज, आप तुम लोग को अभी जो हम एक चीज बता रहे हैं इसको 4 प्रूव्ड में यूज होगा, 4 प्रूव्ड में।
ये सब उतना सब में जल्दी नहीं यूज होगा, लेकिन अभी जो बता रहे हो वो 4 प्रूफ में यूज होगा। तो ध्यान से देख लो, फिर जब हम इसका यूज करेंगे तो ये नहीं करना सर कैसे कर दी। अभी तो हमको ये बताओ कि सपोज करो ये एक आयत है, ध्यान से देखो, ये एक आयत है, बोर्ड है ना तुम्हारा, जिसका इसका लंबाई 12 मीटर है। ध्यान से देखो, इसका लंबाई कितना है और इसका लंबाई 5 मीटर है। तो हमको ये बताओ घेरना, इसका विकर्ण निकलेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसका विकर्ण निकलेगा, इसका विकर्ण निकालना नहीं जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे यदि विकर्ण निकालोगे तो कितना निकलेगा? 13 मीटर। 13 मीटर। अरे निकाल के देख लेना, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका लंबाई कितना है? 12 और इसका 5 और इसका 13। और तुम लोग शायद पढ़े होंगे सबसे बड़ा विकर्ण होता है, सबसे बड़ा क्या है? इतना समझ गए? चलो आप ध्यान से देखो, ये सबसे बड़ा है। इस दोनों में कितना का अंतर है? एक बहुत हो गया, 1 मीटर बहुत हो गया, बहुत का फासला हो गया। लेकिन अब हमको ये बताओ, यदि ये विकर्ण देख रहे हो, ये विकर्ण एक प्रकार का सीढ़ी है, सीढ़ी। यदि हम इस विकर्ण को सीढ़ी पर से यहाँ पर ले आए, यानी इस विकर्ण को ऐसे लगा दे, ऐसे लगा दे, इस विकर्ण को उठा के थोड़ा नीचे कर दे, इसी पॉइंट पर रखे खाली थोड़ा नीचे कर दे, तो क्या लग रहा है? इस दोनों का लंबाई सेम होगा या कम या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात तो सही है, कम हो जाएगा। अर्थात कितना हो जाएगा? 12.9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। यदि हम इसका लंबाई और यदि यहाँ पर कर दे तो कितना हो जाएगा? 12.5 मान लो, और कम हो जाएगा। फिर भी बहुत का अंतर, बहुत का अंतर, 8 आना का अंतर है, समझ रहे हो ना। यदि हम थोड़ा और नीचे कर दे तो 12.2 कर लो, यदि और थोड़ा नीचे कर दे 12. यदि हम इसी पॉइंट पर रखे और बी पॉइंट यहाँ, बी से थोड़ा सा ऊपर कर ले, थोड़ा सा ऊपर, और कुछ ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दे, कुछ ऐसा, आप कहोगे सर अब कितना का अंतर है? बताते हैं कितना। ये कितना है? 12 का मतलब कितना हुआ? ऐसे लिख दे 12 ऐसे हुआ ना। अब इसके ऊपर वाला ब्लैक वाला जो देख रहे हो ये कितना है? तो याद रखना 12 पॉइंट, और अभी से लेकर रात का 8 बजे तक 0 बोलते जाओ और लिखते जाओ, लिखते 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 लास्ट में 1 कर देंगे। इस दोनों में इतना ही काम है। आप कहोगे सर कितना का अंतर हो गया? यानी कि बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम का मतलब लगभग 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 12, यानी लगभग लगभग ये 12 हो गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कब? जब बहुत नीचे आ जाएगा तब हम कह सकते हैं नीचे वाला लाइन और ऊपर वाला लाइन में नहीं फर्क है, दोनों सेम है। लेकिन याद रखना फर्क है कितना का? नहीं के बराबर, बहुत कम। नहीं समझा? समझे या नहीं समझा? लेकिन हाँ, यदि ये वाला को हम यहाँ पर कर दे, थोड़ा और बढ़ा करके यहाँ से ऐसे कर दे, तब क्या हो जाएगा? तब तो हमको लगता है इसका लंबाई 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 15। और जैसे जैसे नीचे लाओगे, जैसे जैसे नीचे लाओगे, इसका लंबाई क्या होते जाएगा? कम होते 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 इससे थोड़ा सा ऊपर कर दोगे तब क्या होगा? इसका लंबाई और इसका लंबाई लगभग लगभग बराबर हो जाएगा। समझ गए? आप कहोगे सर इसका यूज कहाँ होगा? पहले ये समझे या नहीं समझे? अब यूज करवा दे इसमें। और याद रखना ऐसा तुमको 4 बार हम करेंगे प्रूफ, 4 बार। अभी तो 2 बार है बराबर r/2, और कुछ दिन के बाद हम तुम लोग को दर्पण सूत्र बताएंगे, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, वहां पर भी इसका यूज। तो किसी को ये समझने में दिक्कत है तो बोलो,
नहीं ना? आप देख लो इसका यूज कहाँ करेंगे? आप ध्यान से देख लो इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज कहाँ करेंगे? ध्यान से देखो। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक लम डालते हैं, ये लम डालना पड़ेगा, ठीक है? और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, हटाओ। डाल देते तो ठीक रहता, बिना डाले इस बार कर देते, बन जाता। छोड़ो। अभी हमको ये बताओ कि यहाँ से जो प्रकाश चला है ना, इसका मतलब है तुम कितना बड़ा वस्तु रखे हो, सो देखो इतना बड़ा वस्तु रखे हो, ये इतना बड़ा वस्तु था ना तब, तो हमको ये बताओ कि हर एक वस्तु इतना ही बड़ा होगा? चेक नहीं होगा। P था, F था, C था, इतना बड़ा वस्तु था, तुम ऐसे ले गए हो, ऐसे ले गए हो, ऐसे ले गए हो ना? यदि इतना बड़ा वस्तु रहता तब क्या हो जाता? ऐसे चलता, ऐसे हो जाता, तो फिगर घिचपिचाएगा। इसीलिए पहले अभी हम समझा देते हैं। देखो अभी जो हम फिगर तुमको समझाए थे, कुछ ऐसे समझाए थे, ये 12, 5, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये 13, ये 13.5, ये 13.12, ये 13 ना, 12 और ऐसे करके 12.0000 यानी कि लगभग से। यहाँ पर तुम देखो तो इस रेखा का लंबाई और इस रेखा का लंबाई क्या सेम होगा? अरे ये ऐसे है, तुम देखो ना, और ये ऐसे है, सेम होगा क्या? अंतर बहुत का होगा। लेकिन अब तुम देखो ये नीचे आ रहा है, अब इसका लंबाई और इसके लंबाई में भी थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी भी बहुत फर्क है। लेकिन ये वस्तु को और छोटा कर दिया जाए, तो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे। आप देखो इसका और इसमें देख लो, फिर भी फर्क हो जाएगा। यदि इसका 12 है तो इसका कितना हो जाएगा? 12.2 कर दो। चलो इतना बड़ा यदि हम ले ले, इतना बड़ा ले ले, तब कितना हो जाएगा? 12. यदि हम इतना ही बड़ा वस्तु लेते हैं, इतना बड़ा, जरा देखो तो ये ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा और ऐसे करके, तब क्या होगा? ये रेखा और इस रेखा में 12.00000 इतना का अंतर हो जाएगा। ऐसा कब होगा? जब ये यहाँ पर नजदीक था पहले, अब यहाँ डी आ गया, अब यहाँ डी आ गया, अब यहाँ डी आ गया, यहाँ डी आ गया। ये कब बराबर हो जाएगा? जब डी क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आकर के कहाँ? पी पर आ जाएगा। पी पर आ जाएगा तो पूर्ण बराबर हो जाएगा, पूरा बराबर हो जाएगा। अर्थात ये डी बहुत नीचे आ जाएगा। बहुत नीचे का मतलब कहाँ? पी से हल्का सा ऊपर। ऐसा समझो, एक पॉइंट डी इज वेरी क्लोज फ्रॉम पोल पी। इसका मतलब समझो, ये क्या लिखे? ये लिखे है क्या? यदि ये डी धीरे धीरे करते करते पी के काफी नजदीक यदि आ गया, काफी नजदीक, यानी कि डी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, तो ये रेखा कहाँ जाएगा? ये वाला रेखा देखो, ये रेखा ऐसे करके आएगा। तब ये यदि ऐसे करके आ जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? डी एफ। और ये किसके बराबर हो जाएगा? तब ये पी एफ के बराबर होगा। लेकिन अभी क्या ये दोनों बराबर होगा? अभी नहीं होगा बराबर। क्यों? क्योंकि यदि हम ये इसको 12 मान ले तो ये कितना हो जाएगा? 12 है तो ये हो जाएगा 13। यदि इसको हम 5 मान लेते हैं, अभी देखा था ना फिगर में, यदि ये 12 है और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 13। लेकिन जैसे जैसे डी नीचे आएगा, डी नीचे आते जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? कम होते 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 लगभग क्या हो जाएगा?
तब हम लोग कोण किसके बराबर कर सकते हैं? कोण रेखा किसके बराबर हो जाएगा? यानी पी एफ किसके बराबर हो जाएगा? बस यही चीज को थोड़ा समझने में विद्यार्थी को दिक्कत हो गया, प्रूफ खत्म हो गया। यही चीज को समझने में थोड़ा दिक्कत, ये समझे या एक बार फिर से समझा दे। चलो एक बार आओ, यहाँ पर देखो, यहीं पर हम समझा देते हैं। मान लो कि ये था, ये 12 है और ये कितना है? मान लो 5, ठीक है। अब ये रेखा यदि हम यहाँ पर कर दे, ये छोटा कर दे, यदि डी यहाँ कर दे, तो अब इस पे खींचेंगे नहीं, खाली कल्पना करो। तब ये रेखा क्या होगा? सो देखो ऐसे जाएगा और डी यहाँ जाएगा, और तब देखो तब ये रेखा डी एफ ऐसे खींचाएगा, ऐसे, अरे जैसे ये अभी खींचा है ना, उसी तरह ऐसे खींचाएगा। तब देखो ये रेखा और ये रेखा, अभी देखो ये रेखा का लंबा ऐसे करके नाप करके देखो ना, इतना है, और इस रेखा का लंबाई इतना, थोड़ा सा का अंतर है, फिर भी अभी है, लेकिन इस रेखा का लंबाई इस रेखा का लंबाई में और कम अंतर हो गया। यदि हम इतना छोटा रेखा ले ले, इतना छोटा ले ले, और ऐसे करके यदि जाए, ऐसे करके जाए, तब डी हमारा कहाँ जाएगा? और ऐसे करके किरण जाए, उस टाइम में क्या हो जाएगा? ये रेखा और ये रेखा क्या हो जाएगा? बराबर होने के पास होते जाएगा। ऐसे होते होते डी पूरा सट जाए पी के थोड़ा ऊपर में आकर, यानी पी के काफी नजदीक आ जाएगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे? कौन किसके बराबर? समझ गए या दूसरा प्रोसेस आप दिखा दे? चलो इस तरह का तुमको 4 बार और मिलेगा, 4 बार और, ठीक है। यदि मान लो किसी को डाउट हो तो घबराने का जरूरत नहीं है, 4 बार और मिलेगा। एक बार घर पर जाकर इसको देखना, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा प्रोसेस खींच देंगे। अच्छा, अभी क्या लगता है? अभी बराबर होगा क्या? अभी ये रेखा और ये रेखा बराबर होगा? लेकिन ये रेखा ऐसे आ जाएगा, ये रेखा यहाँ आ जाएगा, ये रेखा यहाँ आ जाएगा, ये एकदम डी के पी के थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये यही ना धीरे धीरे डी नीचे आएगा। तब क्या होगा? ये रेखा और ये रेखा लगभग क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन क्या? अभी तुम लोग ये दोनों समीकरण से ये कैसे निकाले थे? इसमें देखो तो RHS बराबर है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कौन कौन इक्वेशन? RHS बराबर है, LHS बराबर होगा, यानी CF किसके बराबर होगा? CF बराबर हो गया, खत्म, इतना हो गया। तुम हमको ये बताओ कि PC देख रहे हो? ध्यान से देखो, PC देख रहे हैं हम लोग। इस PC को ऐसे लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना, अरे इतना और इतना को जोड़ेंगे तो पूरा हो ही जाएगा। तो कितना प्लस कितना? CF प्लस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। PC है तो PC, PF है तो PF प्लस ये क्या है? ये CF बोलता है किसके बराबर? याद है तुम लोग x बराबर कहीं 5 रहता था तो x के जगह पर क्या लिखते थे? उसी तरह CF के जगह पर ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? अरे समझे या नहीं समझे? तो PC तो PC, एक PF और एक PF को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2PF हो जाएगा। अरे 2PF हो गया ना? हो गया, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका यूज करो लास्ट में, उसका यूज करो। आर कहां से कहां तक होगा? सो देखो तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा, देखो ना। और स्मॉल f कहां से कहां तक होगा?
यहाँ तक होगा। तो पीसी देखो, पीसी 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 का मान कितना है? पी से सी तक कितना? आर का हो रहा है इतना। तो पीसी के बदले में क्या लिखेंगे? 2 इंटू पी एफ, पी से एफ तक कितना होगा? हमको ये बताओ 5 बराबर 2x, तो x बराबर कितना? 5/2 में होगा। उसी तरह यदि हमको f का मान निकालना है, f का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे? r/2। और ये हमारा कुछ समझ में आया? लेकिन आसान चीज नहीं, थोड़ा लेंदी है, लेकिन पहला बार है ना, धीरे 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 ग्रिप आएगा। इसको उतार लो, ठीक है।